सामने बता दो आप लोग। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है भैया? हड़प्पा सभ्यता को हाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे, सी इज़ राइट आंसर चलिए बहुत बढ़िया। क्या बात की जा रही है? हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता जो है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो एक आपको पता है कि भई इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे ट्रांसयूनियन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है बता दो? इसे ट्रांसयूनियन सभ्यता भी कहा जाता है, जो आपका इस ऑप्शन है ही वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? ट्रांसयूनियन सभ्यता, ट्रांसयूनियन सभ्यता, ठीक है? ट्रांसयूनियन सभ्यता होगी, पेन में चेंज कर लेता हूँ, ट्रांसयूनियन सभ्यता होगी, इसे ही नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है? नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्लियर है? लेकिन आपका ऑप्शंस जो है इसमें कौन-सा सही हो जाएगा बताइए क्या? आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन-सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता। इनमें से कोई भी एक नाम आप सभी को मिलता है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ही होगी, या तो आपकी हड़प्पा सभ्यता है या आपकी कांस्यूरिन सभ्यता है, या फिर नगरीय सभ्यता, कोई दिक्कत सी इज़ राइट है, सी चलिए बहुत बढ़िया। वॉइस प्रॉब्लम की क्या दिक्कत आ रही है भाई वॉइस में? क्या दिक्कत आ रही है भाई? बताओ एक बार क्या इशू है? रुक जाना भाई, एक बार फिर से रुक जाना फिर बता देना। हमें तो अभी तो नहीं लग रहा है भैया, 1 मिनट रुक जाना आप लोग। 1 मिनट रुक जाना आप। बताओ क्या अभी भी इशू आ रहा है कोई? बताओ भाई, अभी भी कोई इशू है? बता दो एक बार फटाफट से आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग शुरू करेंगे क्लास को, ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई कि भाई जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऑल क्लियर सब चलिए। ये जो सिंधु सभ्यता थी इसे ट्रांसयूनियन सभ्यता कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है, साथ ही साथ में आपकी हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। देखिए इसका समय अगर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का समय बता दो भैया ये कितना है? कितने से कितने समय तक के बीच को जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं? इनमें से जो हमें नाम पता है इनमें से एक सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताओगे? भैया इसका समय 2500 से 1800 ठीक है? क्या बताओगे? 2500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच का समय, ठीक है? ईसा पूर्व के बीच का क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? बीच का समय। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है यहीं पे? पहला क्वेश्चन क्लियर है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। फटाफट से बता दीजिएगा दूसरा। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया जाता था? भैया जो आपका मोहनजोदड़ो था, जो आपका भैया मोहनजोदड़ो था, यहाँ का जो पैटर्न था, यहाँ के जो आपका शहर था, इसका पैटर्न था, ये किस प्रकार था? ऑप्शन नंबर सी आयताकार था क्या? आयताकार था क्या? आपका बेलनाकार भी आंसर मिल रहा है भैया। बेलनाकार वाले तो तुम बिल्कुल गलत है, क्या नाम है? रोहित। भैया आप तो बिल्कुल गलत हो, ठीक है? बेलनाकार तो नहीं होगा। क्या वृत्तीय था, क्या आयताकार था या जाल पैटर्न कहा जाता था? ठीक है? बता दो एक बार। तो अगर यहाँ की सड़कों की बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ की सड़कों की बात करते हैं तो सड़कें क्या थी? जो सड़क थी, भैया जो सड़कें थी यहाँ की, वो क्या कर रही थी? एक दूसरे को सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी, ठीक है? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी, ठीक है? आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ी थी तो हमने बताया था ना कि समकोण पर काट रही थी, आपका 90 डिग्री पर काट रही थी, ठीक है? ये थी इस पद्धति पर, तो ये भी ग्रिड पद्धति पर आधारित, इस पर ग्रिड पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ये बात नोट कर लेना। ये बात नोट कर लेना। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि जो यहाँ का नगर निगम था, जो यहाँ की सड़कें थी, वो भैया 90 डिग्री पर एक-दूसरे को काट रही थी और जो यहाँ का पैटर्न फॉलो किया जा रहा था, वो जाल वाला पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बाकी ये चीज़ सभी से गलत है। ठीक है? चलो, चलिए बहुत बढ़िया। तो सभी चीज़ें क्लियर है भाई? यहाँ तक के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है? बराबर से सभी चीज़ें हम लोग क्लियर कर रहे थे। कोई इश्यू है बता दो। और एक चीज़ नोट एक चीज़ नोट करना यहाँ के जो घर थे, आपकी सिंधु सभ्यता के जो घर थे, वो कैसे बने थे? तो वो भैया कच्ची ईंटों से बने थे या पक्की? तो आपको बताना है भैया यहाँ के जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने थे, ठीक है? घर कैसे बने थे? आपके पक्की ईंटों से निर्मित आपके घर थे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो जाता है। चलो 1922 में ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, बता दो। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन-सा है? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा गया है। ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर इनमें से कौन-सा है? जो भैया पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर लरकाना जिले में स्थित है, सभी लोग बताएँगे। 3 का ई मोहनजोदड़ो। क्या आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा क्या भैया बता दो? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये भैया किस नदी के किनारे? तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है? आपसे बात कर लेता हूँ कौन-सा नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? ये आपका सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है? लोथल किस नदी के किनारे है कौन बताएगा? फटाफट से करो, फटाफट से। लोथल किस नदी के किनारे है भैया? तो लोथल की अगर बात करते हैं तो ये भैया आपका भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भैया आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अगर आलमगीर की बात करेंगे तो ये भैया हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इन ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो सिंधु घाटी में जो सिंधु सभ्यता है, जो एक ही ऑप्शन है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, वो कौन-सा है आपका मोहनजोदड़ो। तो आप सभी को पता चल गया कि मोहनजोदड़ो कौन-सा शहर है, कहाँ पर है वर्तमान समय में। तो ये भैया पाकिस्तान की ननकाना जिले के अंतर्गत, ठीक है? चीज़ें क्लियर है यहाँ तक के लिए? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट हम लोग कर रहे होंगे, फटाफट पूरी चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, वो एक तट पर जो है वो विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फटाफट से। गोदावरी, कावेरी है, कृष्णा है, सरस्वती है, सभी लोग बताएँगे। चलो, सभी लोग बता दो। चलो, वैदिक काल। किस नदी के किनारे? ऑप्शन नंबर डी सरस्वती, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। जो आपका वैदिक काल है, ये भैया किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो ये आपका सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था। तुमको पता होना चाहिए। एकदम से बढ़िया क्वेश्चन। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता के दशामेध घाट पर किए जाने वाले दशामेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी? इनमें से कौन सी देवता है? वो कौन-सी कथा है, ठीक है? जिसके अनुसार दशामेध घाट के ऊपर 10 जो है आपका जो है आपकी दशाश्वमेध के अंदर क्या किया गया था? 10 घोड़ों की बलि दी गई थी, इसके अनुसार दिया गया। चलो बता दो भैया। ये सही जवाब कर देना फटाफट से। फटाफट से सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ठीक है भाई? फटाफट से सभी लोग दोस्तों के साथ में शेयर करो यार। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया भैया। कहाँ पर पूछा गया? 2018। जो ये भैया दशामेध घाट है, ये कहाँ पर है? आपका वाराणसी में, ठीक है? कहाँ पर? वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश, ठीक? वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित घाट है। यहाँ पर किस देवता के अनुसार ये 10 घोड़ों की बलि दी गई थी? तो आप सभी का क्या हो जाएगा भैया? भगवान कौन आपके हैं? भगवान भोलेनाथ, ठीक है? चलो 5 करके। भगवान विष्णु गलत है। ऑप्शन नंबर बी वाले जो तीन बच्चे वो सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत है? चलो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फटाफट से। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। वेदों के अंदर जो मानव के अधिकार हैं, उनको किस अवधारणा के रूप में दर्शाया गया है? भाई आंसर आना चाहिए। चलो करो आंसर। कर दो आंसर फटाफट से। यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं, जिस पर हम लोग करेंगे। बाकी यहाँ पर आंसर आने वाला है, सिर्फ वहाँ पर बताएँगे। मानव अधिकारों को निम्नलिखित किस अवधारणा से दर्शाया गया है? तो आप क्या बताएँगे? असमानता है, समानता है, आपसता है या फिर सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलो और बताओ भाई। डी इज़ राइट असमानता। क्या समानता होगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल बच्चा था। चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी सही कह रहा है। कौन-कौन है? अमित है, ऋतिक है। चलिए बहुत बढ़िया। दिव्यांशी चलिए वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगले योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सभी लोग बताएँगे। चलो बताओ फटाफट से। योग का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर अगर डालना चाहो तो डाल दिया करो यार। ऑप्शन नंबर बी में क्या अथर्ववेद में किया गया है? आपका बता दो एक बार। नहीं भैया, किया गया है आपके अथर्ववेद में नहीं किया गया है। ये तो आपके ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है?
एक चीज़ बताओ आप सभी कि ऋग्वेद में वर्णन किया गया है किस चीज़ का? वो वर्णन किया गया है योग का वर्णन, ठीक है? लेकिन जो ऋग्वेद है इसके तीसरे मंडल में किसका योग वर्णन किया है? ठीक है? इसका जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? हमने परसों जो हमारी थ्योरी क्लास हुई थी उसमें हम लोग करे थे। तीसरे मंडल में जो वर्णन है वो किसका है? ये गायत्री मंत्र का वर्णन है, ठीक है? अच्छा कुल मंडल कितने हैं? अगर बात करेंगे कुल मंडल कितने हैं बता दो। कुल मंडलों की संख्या कितनी है आप सभी को बताना है इसका सही जवाब मैं नहीं बताने वाला। अच्छा इसमें सूक्त कितने हैं? अगर आपसे बात की जाए कि इसके अंदर सूक्त क्या है? इसमें ऋचाएँ कितनी है? सभी 2 सभी इस जो ऋग्वेद है इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या और इसमें मंडलों की संख्या बराबर तो मंडल कितने 10 आंसर आ रहा है कि भैया मंडल कितने 10 अगर सूक्त की बात करेंगे तो 1028 सूक्त ऋचा कितनी है 10,462 ठीक है 10,462 ये चीजें आपको नोट कर लेनी है कोई दिक्कत है चलिए आगे बढ़ते हैं 10,552 नहीं 10,462 नोट करना ठीक है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था भाई आपसे पूछा जा रहा है बढ़िया तरीके से चलो चलो व्यास नदी का क्या है 1028 10 मंडल चलिए बहुत बढ़िया फटाफट से चलो क्या हो जाएगा आस्किनी है पुरुषड़ी है बिपाशा है या फिर सभी लोग करेंगे आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा क्या विपाशा बिल्कुल सही जवाब है क्या बताओ एक बार विपाशा क्या बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा विपाशा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आस्किनी किसका प्राचीन नाम था भैया आस्किनी किस नदी को कहा जाता था परसड़ी किसको कहा जाता था और विपाशा किसको कहा जाता था सभी लोग अगर हम आस्किनी की बात करेंगे तो क्या बताओगे चेनाब नदी को कहा जाता था परसड़ी किसको वो रावी नदी को कहा जाता था चेनाब नदी ठीक है और यहाँ पर वितस्ता जो है वो किसको कहा जाता है वो आपकी झेलम नदी को कहा जाता है ठीक है नोट कर लेना झेलम नदी का पुराना नाम झेलम नदी का पुराना नाम है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है ऋग्वेद के अंदर किला को तोड़ने वाले देवता को किस नाम से जाना जाता है बताएंगे किला को तोड़ने वाला देवता बता दो एक बार चलो सभी शब्द लोग बता दो फटाफट तो किसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी बी राइट बढ़िया अच्छा हमारी आवाज जो है वो प्रॉब्लम कर रही है क्या दिक्कत आ रही है भैया बताओ एक बार क्या प्रॉब्लम हो रही है चलो बताओ एक बार 1 मिनट रुकना भैया मैं चेक कर लेता हूँ चलो बताओ एक बार क्या दिक्कत है भाई साहब फटाफट से बता दीजिएगा आप लोग नहीं हमें तो दिक्कत नहीं लग रही यार भैया क्या इशू आ रहा है आपको हमने तो माइक भी चेंज कर दिया था इशू आना नहीं चाहिए फट बता दो फुक फुक कर रही है चलो अब बताओ क्या अभी भी दिक्कत है क्या रुक जाओ 1 मिनट चलो रुको भाई अब बताना क्या अब बताना क्या अभी भी दिक्कत आ रही है एक बार बता देना अब बताओ चलो अब बताओ क्या अभी भी दिक्कत है चलो बताओ फटाफट से आप लोग अब नहीं दिक्कत नहीं चाहिए अब तो सही है चलो अब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई ऋग्वेद के अंदर किला तोड़ने वाला देवता किसे कहा गया है तो भैया किसे कहा गया है तो आप क्या बताओगे वो तो आपके इंद्र को कहा गया इंद्र को कहा गया है ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है ठीक है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है अब ठीक है पास से बोलो माइक के अच्छा पास से बोले क्या माइक के चलो तो अब तो आवाज आ रही होगी ना अब कोई इशू नहीं है ना वो तो थोड़ा ऊपर कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं भैया चलो ठीक है अब कोई इशू नहीं है यहाँ पर अगर अग्नि की बात करेंगे तो अग्नि को क्या कहा जाता है भैया अगर अग्नि की बात की जाती है तो इन्हें क्या कहा जाता है भैया
अग्नि देवता को क्या कहा जाता है भैया? क्या कहा जाता है? आग का देवता कहा जाता है, ठीक है? इनको क्या कहा जाता है? आग का देवता कहा जाता है। आग का देवता। क्या आपको पता है वरुण को क्या कहा जाता है और मारुत को क्या कहा जाता है? क्या आपको पता है भैया वरुण को क्या कहा जाता है? वरुण को क्या कहा जाता है? जल और महासागर का देवता, ठीक है? वरुण को क्या कहा जाता है? जल और महासागर का देवता, महासागर का देवता, महासागरों का देवता, ठीक है? महासागरों का देवता। कोई दिक्कत है? मारूत को क्या कहा जाता है सर जी? आपने अग्नि को बता दिया आग का देवता, इंद्र को बता दिया किला तोड़ने वाला देवता, तो मारूत को क्या कहेंगे भैया? वायु एवं तूफान का देवता, ठीक है? वायु एवं तूफान का देवता, वायु एवं तूफान का देवता, तूफान का देवता, वायु एवं तूफान का देवता कहा जाता है, ठीक है? वायु एवं तूफान का देवता कहा जाता है, कोई दिक्कत है? या फिर कह सकते हो आप हवा का देवता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जैन और बौद्ध धर्म को अनुसार कितने महाजनपद थे? जो आपका बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था उसके अनुसार कितने? चलो 16 महाजनपद, चलिए बहुत बढ़िया है। और कोई? फटाफट से सभी लोग करो। कितने महाजनपद हो जाएंगे आपके? 16 महाजनपद थे, ठीक है? जो महाजनपद इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आगे हमारे इसमें क्वेश्चंस लगे हुए हैं, उनके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर महाजनपद का काल आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या बताएंगे? 600 ईसा पूर्व से लगभग आपका जो चला था 325 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है? महाजनपद का काल अगर आपसे पूछा जाता है, अगर इसका काल पूछा जाता है, इसका कालक्रम पूछा जाता है, तो आपको क्या बताना है भैया? 600 से 325 ईसा पूर्व तक, ठीक है? 325 ईसा पूर्व तक, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फटाफट से आप लोगों के लिए बता दो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के जो आसपास के क्षेत्र थे उनको क्या कहा जाता था? पांचाल कहा जाता था, अंग कहा जाता था, सूरसेन कहा जाता था या फिर मत्स्य कहा जाता था? ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं आपके कहाँ से हैं बता दो। ये सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं वो भैया आपके महाजनपद से हैं, महाजनपद से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है ऋतिक का, अमित का भी सी आ रहा है, 11 का सी। चलिए 11 का सी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट सवाल। क्या कहा जाता था भाई? सूरसेन कहा जाता था, ठीक है? अच्छा पांचाल किसे कहा जाता था? पांचाल जो है आपका जो पांचाल है ये किसे कहा जाता था क्या बताओगे? कामपिल्ले को, ठीक है भैया? पांचाल किसे कहा जाता था? कामपिल्ले को। कामपिल्लो को क्या कहते थे? पांचाल कहते थे, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजधानी थी पांचाल की क्या? कामपिल्ले की राजधानी पांचाल। आगे बढ़ो फटाफट से। चले गए क्या? चलो फटाफट से। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? क्या पूछा जा रहा है कि जैन मान्यता के अनुसार जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें से पहले कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है पहले तीर्थंकर, लेकिन क्वेश्चन कितना घुमाया है भाई बता दो। पूछा तो पहला गया है लेकिन क्वेश्चन कितना घुमाया गया है। चलो, अमित का सी है। मनोज, राधे राधे भैया। ऋतिक का सी आ रहा है ऋषभ देव। अच्छा ऋषभ देव का जन्म कहाँ पर हुआ था कोई पता है? ऋषभ देव का जन्म कहाँ पर हुआ था किसी को पता है क्या? ऋषभ देव जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था किसी को पता है क्या? जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था, ये बड़ा पूछा जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था, ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है? अच्छा बात करते हैं महावीर कौन से थे? तो महावीर की अगर बात करेंगे तो ये भैया आपके 24वें थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कौन थे? ये आपके 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। अभिनंदन आपके कौन थे? ये भैया आपके तीसरे तीर्थंकर थे, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई है क्या? आपके 23वें 24वें पहले और तीसरे आपसे पूछ लिया गया, सभी चीजें क्लियर है? चलिए चलो आगे बढ़े हम लोग फटाफट से। तीसरे थे या चतुर्थ थे बताओ फटाफट से। भैया जो अभिनंदन थे ये तीसरे नहीं थे भाई, ये तीसरे नहीं थे, ठीक है? ये कौन थे? अभिनंदन जो थे ये कौन थे? ये आपके चौथे थे, चौथे तीर्थंकर। तीसरे तीर्थंकर आप सभी को बताना थे। तीसरे तीर्थंकर जो थे आपको बताना थे कौन? फटाफट से आप लोग बताएंगे कमेंट में, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कब हुआ था?
गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में तो हुआ था, वो कब हुआ था फटाफट से बता दो आप लोग, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बता रहे हो? चलो 563। क्या सही है क्या 563? बताओ, क्या आपका 563 सही है? चलिए बहुत बढ़िया। जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था, कब? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्तमान में कहाँ पर है? जो लुम्बिनी है वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? जो लुम्बिनी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? आपके नेपाल के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? नेपाल के अंदर पड़ता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो, माता का नाम क्या था? महामाया। और पिता का नाम क्या पूछा जाता है? शुद्धोधन। नेपाल। चलिए एमपी, शॉर्टकट बहुत अपना रहे हो तुम लोग भैया। बुद्ध के पिता शाक्य राज्य के राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे, इनका नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध के पिता, अभी हमने बता दिया आपको कि शुद्धोधन। अभी तुमने बताया था कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। तो भैया एग्जामिनर देखो यहाँ पर क्या करने लग रहा है, ठीक है, एग्जामिनर जो है आपका, वो देखो यहाँ पर क्या करने लगा है। देखो क्या करता है कि पूछा क्या गया है कि भैया जो गौतम बुद्ध के पिता थे उनका नाम क्या था। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, लेकिन घुमाया किसने? कि गौतम बुद्ध के पिता शाक्य राजा थे। हमसे कोई मतलब था क्या? अगर तुमको नाम पूछना था तो हमसे मतलब नहीं था, डायरेक्टली हम बताते। फिर पूछा है कि और वो क्षत्रिय जाति के थे, इनकी जाति से हमको कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि हमको इनका, इनके पिता का नाम बताना है। तो तुम डायरेक्ट पूछो यार, काहे घुमा रहे हो हमको इतना, काहे कंफ्यूज कर रहे हो? तो ये चीज देख लो कि घुमाएगा ज्यादा, क्वेश्चन छोटा सा होगा भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं पर बात कर लेते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था, क्या बताओगे? माता का नाम अगर पूछा जाता है तो क्या बताना है? महामाया। ठीक है, कोई दिक्कत? माता का नाम क्या बता रहे होगे आप लोग? महामाया बता रहे होगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन कर दो आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु पूर्णिमा को हुई, जो किस माह की पूर्णिमा थी? बता दो किस माह की पूर्णिमा थी, बताओ फटाफट से। आप लोग बताएंगे एक बार फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए सही। चलो करो आप लोग आंसर, फटाफट से आना चाहिए भाई। चलो करो आंसर। क्या आ रहा है? अमित का बी आ रहा है और पी आर का आ रहा है सी। ठीक है, पी आर का क्या आ रहा है? सी आ रहा है। और ऋतिक क्या आ रहा है? सभी लोग। अच्छा सभी भाई बहन लोग आंसर करो, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी हमारी क्लास क्लास से जुड़े। गौतम बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु पूर्णिमा को हुई थी। उनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी उसी दिन हुई थी। लेकिन वो किस माह की पूर्णिमा थी, आप बताएंगे क्या? वो जो पूर्णिमा थी वो किस माह की पूर्णिमा थी? एक कभी है, एक कसी है, बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? तो वो कौन सी पूर्णिमा हो जाएगी? जो बच्चा बी वाला है वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये कौन सी थी? बैसाख की पूर्णिमा थी। इसे हम लोग अब किस नाम से जानते हैं भैया? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है, जो आपके गौतम बुद्ध जी थे, इनको इसी दिन क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसी दिन इनको क्या हुआ था? ज्ञान मिला था। चीजें क्लियर? इसी दिन इनको क्या मिला था? ज्ञान मिला था। तो इनकी जो तीन चीजें थी वो एक ही दिन हुई थी, एक ही महीने की पूर्णिमा को। तो इसीलिए उस पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला बता दो, गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था, और उनके घर पर एक पुत्र के जन्म लेने के बाद उन्होंने घर कब त्याग दिया? देखो कितना घुमा रहा है क्वेश्चन भैया। ऑप्शन नंबर 25। क्या 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा था? बताएंगे क्या? क्या 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था? भैया बता दो। और इनके घर त्यागने को कहा क्या जाता है, ये बात बताएंगे? इनके घर, सॉरी 29, चलिए 29 में त्यागा था, ये सही जवाब है आपका। ये जो है 29, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस घटना को कहा क्या जाता है पता है सभी को? यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने घर कब त्यागा, लेकिन घुमाया कितना लंबा है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कब त्यागा था भैया? 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इन्होंने घर त्याग दिया था। और जो घर त्यागा, ठीक है, घर त्याग की घटना जो कहलाती है वो क्या? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है क्या? वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है क्या? महाभिनिष्क्रमण।
वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है क्या? तो भैया याद रखना है, ठीक है? इनका विवाह कब हुआ था? अगर विवाह की बात करेंगे तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। दोनों आपको याद रखना है। गृहत्याग 29 वर्ष में, विवाह इनका 16 वर्ष में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। आगे बढ़े? चलो बता दो। यहाँ पर बात करते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? लो यहाँ पर भैया ज्ञान की प्राप्ति पूछी जा रही है। बता दो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी फटाफट से? विवाह 16 में, चलिए बहुत बढ़िया। 35 बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया किया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जो ज्ञान प्राप्ति है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संबोधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी के ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जानते हैं हम लोग भैया? संबोधि के नाम से जानते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करेंगे जो इनका प्रथम उपदेश था। यहाँ पर बताओ जो इनका प्रथम उपदेश था, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? और इनकी मृत्यु को कहा जाता है। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? चलो, इनका जो पहला उपदेश था इसको हम लोग क्या कहा जाता है? और जो इनकी मृत्यु हुई इसको क्या कहा जाता है? तो क्या बताओगे? तो जो प्रथम उपदेश था इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है? जो इनकी मृत्यु हुई थी इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, ठीक है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये दोनों बातें आपको नोट कर लेनी है। कोई दिक्कत है? जहाँ तक कोई दिक्कत आ रही हो तो बता दो। राइट है, चलिए बहुत बढ़िया संबोधि। चलो अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ से बात ही कर लेते हैं फटाफट। विनय पिटक शुद्ध पिटक किससे संबंधित है? जो आपके विनय पिटक पुस्तक है वो आपसे किससे संबंधित है? जोरोस्ट्र के विचार से, महावीर के उपदेश से, बौद्ध संघ के नियम से या फिर सकल व्याकरण से? फटाफट आंसर करो यार, फटाफट से आप लोग आंसर करो। आंसर नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो, आंसर नहीं करते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो। करो आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ रहा क्या? ऑप्शन नंबर सी आ रहा क्या? भैया किससे संबंधित है? तो जो भैया आपका विनय पिटक है ये किससे संबंधित है बताएंगे क्या आप? अच्छा, बता दो भैया। जो विनय पिटक है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो वो जो आपका संबंधित है बौद्ध संघ के नियम, ठीक है? बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। ये जो बौद्ध संघ के नियम है ये 3 प्रकार से उल्लिखित है। एक तो आपका है कौन-सा? विनय पिटक है, आपका शुद्ध पिटक है और आपका अभिधम्म पिटक है। या फिर आप शुद्ध पिटक कह सकते हो पहले। पहले आप क्या कहोगे? शुद्ध पिटक, ठीक है? एक होता है आपका विनय पिटक, एक है आपका विनय पिटक और एक है आपका अधिधम्म पिटक, ठीक है? अधि अधिधम्म पिटक, क्लियर है? ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। ये तीनों में अलग-अलग चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो जानेंगे क्या? तो सबसे पहले अगर हम लोग शुद्ध पिटक की बात करें, कि सबसे पहले अगर हम लोग शुद्ध पिटक की बात करें तो उसमें किसका? जो बुद्ध के उपदेश हैं, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ठीक है? क्या लिखोगे? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, बुद्ध के उपदेशों का संकलन, ठीक है? नोट कर लेना। बुद्ध के उपदेशों का संकलन, ठीक है? जो विनय पिटक है, जो आपसे पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में भैया ये किससे संबंधित है? तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें भैया भिक्षु संघ के नियम का वर्णन है। किसका? जो आपका भिक्षु संघ था, उसके नियम का वर्णन है, ठीक है? भिक्षु संघ के नियम का वर्णन। 1 मिनट। भिक्षु संघ के नियम का वर्णन, भिक्षु संघ के नियम का वर्णन है, ठीक है? नियम का वर्णन। ठीक, चलो। अब बात करेंगे अधिधम्म पिटक भैया क्या है? अधिधम्म पिटक के अंदर किसका वर्णन किया गया? आपने तो बता दिया। तो भैया इसमें क्या है? धम्म से संबंधित जो है आपके धार्मिक विवेचन, धम्म से संबंधित धार्मिक विवेचन, धम्म से संबंधित 1 मिनट, धम्म से संबंधित धार्मिक विवेचन, धार्मिक विवेचन, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि भाई ये तीनों चीज़ें अलग-अलग आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। किस प्रकार से पूछी जाती हैं सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सभी लोग फटाफट से क्या हुआ भैया जा रहे हो? जाओ।
चलो, पढ़ लेते आपका कल्याण हो जाता। तीसरी बौद्ध परिषद या फिर तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? कुल बौद्ध संगीति कितनी हुई है? अगर बौद्ध संगीति की बात करेंगे कुल कितनी हुई है? 4 जान लेते हैं। भाई यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और आपकी चतुर्थ। आपकी कौन-सी? चतुर्थ। ठीक है, क्लियर बात? चलो, पहली कब हुई थी कौन बताएगा? जो आपकी पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, वो कब किया गया? कौन बताएगा भैया? पहली बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व राजगृह के अंदर। 483 ईसा पूर्व, ठीक है? 483 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी भैया? ये आपके राजगृह में हुई थी, ठीक है? कहाँ पर हुई? आपकी 483 में हुई, ठीक है? कहाँ पर हुई? राजगृह के अंदर हुई। शासक कौन था? अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन था? महावंश, ठीक है? शासक की बात करेंगे अजातशत्रु, अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, महाकश्यप लिख लेना भाई। ये एक बार मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? सन, ये कब हुई? ये भैया बीसी में हुई थी ईसा पूर्व, ठीक है भाई? ये क्या है? स्थान, ये क्या है? आपके शासक, ठीक है? ये कौन है? आपके अध्यक्ष, ठीक? तो ये चीज़ें समझ में आ रही है कि भई हम क्या-क्या चीज़ें इसमें जानने वाले हैं। द्वितीय कब होती है? तो द्वितीय भैया इसी प्रकार से होती है 383 में, मतलब 100 वर्ष बाद, 383 ईसा पूर्व, 383 बीसी में। इसका स्थान क्या था पता है आपको? इसका स्थान क्या था भैया? वैशाली था, ठीक है? इसका स्थान क्या था? आपका वैशाली में ये आयोजित की, ठीक है? शासक कौन हुआ? दूसरी के जो समय में शासक कौन हुआ? वो था कालाशोक और जो अध्यक्ष हुआ वो हुआ सातकर्णी, ठीक है? शासक कौन था? कालाशोक, कालाशोक और कौन सा? सातकर्णी, सातकर्णी, ठीक? ये 3-4 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं कि आपको पता है एक-एक संगीति आपको आंसर होगा बी अच्छा। पाटलिपुत्र में हुई थी क्या? बिल्कुल सही जवाब है। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है? चलो, हुई कब थी ये पता है? हुई कब थी ये आपको पता है? कब हुई थी भैया? 200 में। 200 क्या? 250 की 251? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो हुई 251 बीसी या फिर कहीं-कहीं आपको 250 बीसी भी लिखा दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे यहाँ पर 51 होगा, चाहे आपका 50 होगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अगर 51 है तब आपका 51 सही होगा, अगर आपके ऑप्शन में 51 नहीं है तो आपका 50 सही होगा, ठीक है? ये कहाँ पर हुई थी आपको पता है? पाटलिपुत्र में। ये आपकी कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र के अंदर हुई, ठीक है भाई? कहाँ पर होती है? आपके पाटलिपुत्र के अंदर होती है। अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपका मुगल पुत्र तिष्ट और शासक की बात करेंगे अशोक, ठीक है? शासक कौन था? अशोक। जो अध्यक्ष था वो कौन था? मुगल पुत्र तिष्ट, मुगल पुत्र तिष्ट, मुगल पुत्र तिष्ट, ठीक है? चतुर्थ बौद्ध संगीति कब होती है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, सॉरी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, प्रथम शताब्दी। कहाँ पर होती है भैया? कुंडलवन कश्मीर, ठीक है? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। इतनी चीजें क्लियर है कि भैया जो अंतिम हुई वो कहाँ पर हुई? पहली शताब्दी में हुई, कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई। शासक कौन था इस समय आप बता रहे होगे क्या? शासक कौन था आपका? कनिष्क और अध्यक्ष कौन था? वासुदेव, ठीक है? शासक कौन था आपका? कनिष्क, शासक कौन था? वासुदेव। कोई दिक्कत? बताओ, क्या आपकी ये जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं आपको पता चल गई क्या? आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो आप बता दोगे क्या? चलो वैशाली, कुंडलवन, कश्मीर, चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिंडार के मध्य हुई वार्तालाप पर आधारित है? बता दो, इसका सही जवाब बता दो आप सभी। इनमें से कौन-सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिंडार के बीच की जो वार्तालाप हुई थी, उस पर आधारित है? कौन-सा इनका ग्रंथ है? कौन बताएगा इसका सही जवाब? बता दो। चलो, फटाफट से आप सभी बताओगे। सभी लोग बता दो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हो। कौन-सा हो जाएगा? मिलिंद पन्हो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
मिलेंगे तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है भाई आपसे पूछा जाता है। इसके लेखक का नाम पूछा जाएगा, आपको क्या बताना है भैया? नागसेन बताना है। इनके लेखक का नाम पूछा जाएगा तो नागसेन बताना है। ठीक है, लेखक कौन हो जाएंगे? नागसेन। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो गलत जवाब है, जो मैं बता रहा हूँ तब तो आप सही दे दो कम से कम 70%। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट से। चलो, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी? वो कौन सा शासक है जिसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का काम करता है? ठीक है, बताओ किसने करा था भाई, बताओ फटाफट से। चलो, क्या बात करोगे? 21 का डी। चलिए, अजात शत्रु। अच्छा, एक चीज आपसे पूछें कि अजात शत्रु ने इसकी स्थापना करी थी कि राजधानी स्थानांतरित करी थी? आप क्या बताओगे? तो अजात शत्रु ने क्या किया था? ये सबसे पहले तो बात करेंगे ये किस वंश से संबंधित है, तो ये भैया हर्यक वंश था। हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, इसने क्या करी थी? पाटलिपुत्र की स्थापना। पाटलिपुत्र की क्या करी थी? स्थापना। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना। राजधानी किसने बनाई थी सबसे पहले? राजधानी किसने बनाई थी? तो भैया इसका पुत्र था जिसका नाम क्या था? उदयन। ठीक है, राजधानी कौन था? कि भैया अजात शत्रु का पुत्र। किसका पुत्र? अजात शत्रु का पुत्र, उसका नाम क्या था? उदयन। ठीक है, इसने सबसे पहले क्या किया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन उदयन आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आपका अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, बिल्कुल। ठीक है, चलिए, जो अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था और इसका जो पुत्र था उदयन, इसी ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन जो अजातशत्रु है इसने इसकी सिर्फ और सिर्फ स्थापना करी थी। चीजें क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो फटाफट। क्या मौर्य साम्राज्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? भैया जो मगध था वो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? आप क्या बताओगे? फटाफट से बता दो। मौर्य वंश की स्थापना सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये कब हुई, तो ये भैया 321 ईसा पूर्व में हुई थी। 321 ईसा पूर्व में किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किस वंश के बाद? तो भैया क्या बताओगे? नंद वंश के बाद। नंद वंश के। ठीक है, नंद वंश के बाद। इतनी बात समझ में आ गई है? तो भैया जो मगध है, मगध को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं लोग? बिहार के नाम से जानते हैं। और जो आपका पाटलिपुत्र है इसको वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फटाफट से सभी चीजें यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, जो ये आपका मगध है इसकी राजधानी कितनी थी? अगर इसकी राजधानी के ऊपर हम लोग बात करें कि भैया मगध की जो राजधानी है हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो आप क्या बताओगे भाई? इसकी दो राजधानियां थी। एक तो थी आपकी राजगृह। ठीक है, ये इसे क्या कहा जाता था? गिरिव्रज कहा जाता था। इसे गिरिव्रज कहा जाता था। और दूसरी आपकी कौन सी थी? दूसरी बनी पाटलिपुत्र। दूसरी आपकी कौन सी बनी? पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी। नोट कर लेना सभी को। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक भाई, चलिए बहुत बढ़िया। चले हम लोग आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, फटाफट। निम्नलिखित में से किसे सप्तांग राजनीतिक तर्क संहिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसमें सप्तांग का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सप्ताह का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? कौटिल्य के द्वारा, मनु के द्वारा, चरक के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट से आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 23। चलो कर दो आंसर। चलो,
2 का ए कौटिल्य, चलिए बहुत बढ़िया, कौटिल्य। अच्छा इनकी पुस्तक है जिसका नाम बता दो जिसमें सप्तांग का वर्णन मिलता है? ठीक है, कौटिल्य। ये इनकी जो पुस्तक है इसका वर्णन किसमें मिलता है? इनकी जो पुस्तक है नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, ये जो सप्तांग है इसका वर्णन कहाँ पर है भैया? आपकी अर्थशास्त्र में मिलता है। और इसके लेखक कौन है? आपके कौटिल्य। इन्हीं का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है, दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या बताओगे? चाणक्य। ठीक है, इन्हीं की मदद से जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने नंद वंश का अंतिम जो शासक था नंद, उसको हटाकर मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिसने 1998 से सॉरी 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो भैया चंद्रगुप्त का पुत्र का नाम क्या है जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में अपना शासन किया था? क्या आपका हर्षवर्धन है, अनिरुद्ध है या फिर बिंदुसार है या फिर वासुदेव है? सभी लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, कर दो फटाफट से। 24 का आंसर आप सभी करेंगे फटाफट। नाम क्या बताओगे आप? ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। चलिए, क्या बताओगे? बिंदुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा जो बिंदुसार है इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं तो क्या आप लोगों को पता है? इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं लोग, आपको पता है भैया? तो इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? अमित्रघात के नाम से जाना है। ठीक है, इसको दूसरे किस नाम से? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इतनी चीजें के लिए चलो, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही का? एक बार बताना आप लोग। चेक कर लेता हूँ फिर। बताओ आप लोग। आवाज तो आ रही है भाई, कोई सुनिए। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये जो डबल हो गई है वो मैंने चेक किया है, इसलिए डबल हुई है, डबल आवाज नहीं हो रही। क्या बता रहे हो आप लोग? अच्छा 25 का ये ब्रदर, चलिए बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूछे तो बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब। चलो वेरी गुड। चलिए, इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़े क्या हम लोग? बताओ आगे बढ़े क्या हम लोग? बताओ एक बार फटाफट से आगे बढ़े। अच्छा बृहद्रथ का अगर शासन आप सभी से पूछा जाता है क्या बताना है? अच्छा कुट कुट करा आ रही है साउंड। आप बताना क्या आ रहा है? कुछ अब भी कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? एक बार फिर से बताना। करो कमेंट भैया फटाफट। अभी भी गड़बड़ आ रही है आज? तो कुछ क्या नहीं। चलो बताओ भाई। अभी भी वही दिक्कत नहीं होगी? चलो, गुड आफ्टरनून सरिता। चलिए, ठीक है, तो बृहद्रथ का अगर शासनकाल आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि ये जो भारत का अंतिम शासक था, वो बृहद्रथ था। इसने अपना शासन कब से कब तक किया तो आप क्या बताएंगे? इसने कब से कब तक किया? एक सौ अस्सी तक। ठीक है, क्या बताओगे? इसने जो अपना शासन किया था, इसने जो अपना शासन किया था, वो कब से किया था? 187 ईसा पूर्व के बीच, 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व के में शासन करा और इसको हायर किसके द्वारा गया? तो इसका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? तो इसका एक मंत्री था, उसका नाम क्या था? पुष्यमित्र सिंह, जिसने इसे हरा था। पुष्यमित्र पुष्यमित्र सिंह जी। फिर इसने मौर्य वंश के बाद की स्थापना होती है। मौर्य वंश के बाद कुंभ वंश की शुंग वंश की स्थापना होती है, ये बात नोट कर लेना। शुंग वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश के बाद में वो स्थापना कौन करता है? आपका भैया पुष्य। ठीक है, कोई इशू है? अभी भी कोई दिक्कत है? ये जो टिक टिक करके आवाज आ रही है जब मैं लिख रहा होता हूँ तब क्या क्या आती है? आ रही है बताओ एक मिनट रुको, मैं दूसरा
क्या आप बताओ अभी भी आ रही है भाई लोग? एक बार बताओ क्या अभी भी आ रही है भाई लोग? बताओ आप लोग, मैं आवाज़ चेक ही कर लूँगा। अब नहीं है भाई, ठीक-ठीक नहीं है। जब मैं लिख रहा होता हूँ तभी वो आवाज़ आती है, लिखते समय बोर्ड से आवाज़ आ रहा है। अगर स्पीड में लिखता हूँ तो पेन की आवाज़ आने लगती है कभी-कभी। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो यही चीज़ अभी यहाँ पर पूछी गई कि भैया मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? यही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वो भैया आपके बृहस्पति थे, ठीक है? कौन थे आपके? बृहस्पति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैंने बता दिया। ठीक है भैया? ये जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने किसकी शुंग वंश की स्थापना करी थी? वो चीज़ अभी हमने बताई आपको। अब आगे का क्वेश्चन बता दो। निम्नलिखित में से गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी? वो गुप्त सम्राट अच्छा सही है, बहुत बढ़िया। चलो, लिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी? कौन सा शासक था बताओ? कोई दिक्कत? बता दो एक बार फटाफट से आप सभी ने लोग। 27 का डी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त या कौन है? बता दो फटाफट, आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? डी वाला देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? ये किस वंश का शासक था? तो ये आपको पता है कि भैया ये गुप्त वंश का शासक। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आगे बढ़े हम लोग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। प्रभावती गुप्त गुप्त सम्राट के निम्नलिखित में से किस शासक प्रभावती गुप्त कौन सा शासक था जिसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त? ठीक है? चलो आंसर करो। प्रभावती गुप्त जो थी, वो किसकी पुत्री थी? ये बात पूछी जा रही है। किसकी पुत्री थी आपकी प्रभावती? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर सभी लोग बताएँगे एक। सभी का आंसर आना चाहिए बिना देरी के, बिना किसी मिस्टेक के आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। चलो, मैं देख रहा हूँ कमेंट। 27 का सी स्कंदगुप्त की पुत्री थी क्या? बताओ। चलो, अब अगर बात करेंगे प्रभावती गुप्त, तो प्रभावती गुप्त जो है, वो किसकी पुत्री थी? तो ये भैया पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है? ये क्या थे? इनके पिता थे और इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? कुबेर सेन, ठीक है? नाम क्या था? कुबेर सेन, कुबेर सेन, नोट करना है। अब बात करेंगे प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ में हुआ? जो इसका विवाह हुआ वो किसके साथ में हुआ? ये चीज़ पूछी जा सकती है। प्रभावती गुप्त जो है, इसका विवाह किसके साथ में किया गया था? तो आप क्या बताओगे कि भैया रुद्रसेन के साथ में किया गया था, ठीक है? रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किया गया था। ये भी द्वितीय था, रुद्रसेन वो भी द्वितीय था। द्वितीय रुद्रसेन द्वितीय के साथ में इसका क्या हुआ था? विवाह हुआ था, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश से कराया? बताओ। अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। ठीक है भैया? प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ था वो रुद्रसेन द्वितीय के साथ में हुआ था। अब भैया ये बता दो कि जो रुद्रसेन द्वितीय है, रुद्रसेन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? ये चीज़ पूछना चाह रहा है कि भैया उसके विवाह जो है गुरुजी राधे, 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 राधे मिस्टर युवराज। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जो पुत्री थी इसका विवाह किस वंश में हुआ था? तो भैया वाकाटक वंश। किसमें? वाकाटक। जो आपका रुद्रसेन द्वितीय था वो किस वंश का शासक था? वो भैया वाकाटक का रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासन के काल के दौरान भारत में यात्रा की थी? जो फाहियान आपका चीनी यात्री था, वो भारत में कौन सा शासन चल रहा था जिसके समय में वो भारत की यात्रा करके गया था? बता दो आपके ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप सभी के सामने फटाफट से आपका आंसर आ जाना चाहिए। बता दो फटाफट। कोई दिक्कत होगी क्या? बताओ। चलो, चलो 30 का सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था क्या आपका? चलिए, बहुत बढ़िया है। कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, आपका कौन-सा था?
सॉरी फायान। तो फायान की पुस्तक कौन-सी है बताओगे क्या आप? पुस्तक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पुस्तक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फू-फू की आपको याद रखना है, ठीक है? क्या याद रखना है? फू-फू की, फू-फू की। मतलब ये ऐसे नहीं है यार, ऐसे नहीं लिखा जाता है। फू-फू की, ठीक है? ये किसकी पुस्तक थी? आपके फायान की पुस्तक पुस्तक थी। ये था कहाँ का? ये भैया चीन का निवासी था, ठीक? चलो, अगले क्वेश्चन पर सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना एक बार। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करो या ना करो, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करना भैया। आपके सामने लगा हुआ अगला क्वेश्चन। चलो, बताओ इसका सही जवाब। प्राग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? संस्कृत में तो ये है प्राग प्रशस्ति आपको पता चल गया, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी बता दो आंसर। और जो प्राग प्रशस्ति है इसका दूसरा नाम क्या है? प्राग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से आंसर तो भी इनको मिल गया, हरीजन बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन इसका दूसरा नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो क्या है? इलाहाबाद, ठीक है? दूसरा नाम क्या है? इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं तो क्या बताओगे? इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है? भैया, इसके जो लेखक थे वो कौन थे? हरिश्चंद्र, ठीक है? इसके शासन काल में, इसके शासन काल में लिखा गया है भाई। ये जो लिखा गया, वो किसके शासन काल में लिखा गया बताएँगे क्या? जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया, ये किसके शासन काल में लिखा गया? तो क्या बताओगे भैया? समुद्रगुप्त के शासन काल, ठीक है? किसके शासन काल में लिखा गया था? आप सभी का सही जवाब होना चाहिए भैया गुप्त सम्राट थे जिसका नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के शासन काल में लिखा गया था। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पतंजलि के संकलन के लिए विख्यात है। जो पतंजलि है वो किसके संकलन के लिए जाना जाता है? ब्रह्म सूत्र के, योग सूत्र के, आयुर्वेद के या फिर पांचतंत्र के संकलन के लिए जाना जाता है? क्या हुआ? चलो, बी 18 को एग्ज़ाम है। चलो, ये पतंजलि के संकलन के लिए विख्यात है कौन-सी चीज़? जो पतंजलि है वो किसके संकलन के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है? बता दो 32 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो किसके लिए विख्यात है? तो आप क्या बताओगे? वो भैया योग के लिए विख्यात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उनमें सही विकल्प चुनना है। ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। करो आंसर फटाफट से। हर टाइप का, हर प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है? आपका इतिहास का एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो इन्हीं से पूछा जाएगा, क्योंकि ये भैया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं इसमें, आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स भी हैं, जो आपके बन सकते हैं, ठीक है? चलो बता दो आंसर। चलो, क्या बात करेंगे अभी चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बी वाला सही है क्या? फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपको मिल चुका है। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या यही आपका राइट होगा देख लेते हैं। चूल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। बिल्कुल। क्या वह चूल वंश समृद्ध गंगा घाटी पे उत्पन्न हुआ था? तो भैया गंगा घाटी में कहाँ उत्पन्न हुआ होगा यार? घाटी में कैसे उत्पन्न हुआ होगा? दक्षिणी था। ठीक है? चलिए ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन सही है लेकिन दूसरा जो पॉइंट आपका दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्या है आपका गलत है, ठीक है? तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा चलो, जी इसीलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 32 33 चोल वंश के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख किया गया है? जो चोल वंश का राज्य चिन्ह था उसमें से कौन-सा विकल्प है जो बता दो भैया कौन-सा था? फटाफट से आप लोग बताएँगे। चलो, इसकी राजधानी क्या थी? चोल वंश जो है इसकी राजधानी अब यहाँ पर बात ही कर लेते हैं हम लोग। भैया इसकी राजधानी क्या थी? बताओ। चोल वंश की राजधानी क्या थी? फटाफट से बताओ। क्या अभी भी आवाज़ में दिक्कत है आपको? क्या अभी भी दिक्कत है? अब तो सही होनी चाहिए थी। चलो इसका सही जवाब करो एक बार आप। करो फटाफट। आंसर नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा जाओ फिर। कुछ भी करो। आपको करना है गलत करो, सही करो लेकिन आंसर करना है भाई।
नहीं देखने को मिल रहा है आंसर, कर दो फटाफट से यार। नहीं करोगे कोई बात नहीं। चलो, जो राजधानी थी वो क्या थी? उरैयूर। उरैयूर, ठीक, नोट करना है। और इसका जो राज्य चिन्ह था, जो राज्य चिन्ह में अंकित था वो कौन था? आपका भारत। ऑप्शन क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ऑप्शन क्या होगा? ए वाला जो है बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग, फटाफट से बता दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? जो पल्लव राजवंश की राजधानी थी वो कहाँ पर स्थित थी? पल्लव वंश की स्थापना किसने करी थी? जो पल्लव वंश की है, इसकी स्थापना किसने करी थी? ये बात अगर आपसे पूछ ली जाती है, स्थापना किसने करी थी? तो सिंह विष्णु ने करी थी। स्थापना किसने करी थी? सिंह विष्णु ने करी थी, ठीक है। इसमें सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना करी थी। इसकी राजधानी क्या है? अगर इसकी राजधानी की बात की जाती है तो राजधानी आपसे पूछी गई है। राजधानी क्या बताओगे भैया? कांचीपुरम बताओगे। राजधानी क्या बताओगे? कांचीपुरम बताओगे। ऑप्शन क्या बताओगे? बी वाला बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन क्या बताओगे? बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कांचीपुरम बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत है तो बता दो। ऑप्शन नंबर बी 35 का बी, बहुत बढ़िया। चलो, वेरी गुड। इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया आपकी जो यूपी पुलिस के लिए डेली लाइव क्लास होती है, यूपी पुलिस जो 2026 की आपकी वैकेंसी है, चाहे इसमें आपका होम गार्ड है, ठीक, चाहे आपका यूपी एसआई होगा, आपका यूपी एसआई है, या फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपी पुलिस जो हेडक्वार्टर है पीएससी, आप कोई भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी करने लग रहे हो, ठीक है। तो आप सभी को ये जो मैं डेट जो आपको टाइम बताने जा रहा हूँ, इस टाइम पे आपको डेली मिल जाना है। ठीक है, आज थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के कारण क्लास नहीं हुई थी, मतलब एक बार हुई थी लेकिन कट गई थी। दोबारा से ये क्लास आपकी चलाई हुई थी, दोबारा चल रही है। राइट, तो आपको इसमें जो मिलना है, आपको लाइव जो इसकी क्लास होती है वो कितने टाइम होती है आप सभी को पता होना चाहिए। जो आपकी लाइव क्लास होती है भाई, वो कितने बजे होती है? वो होती है आपकी 11:30 बजे, डेली अच्छे तरीके से। और मैं आपको बता दूँ कि इसी कड़ी में आज हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, सभी लोग ध्यान देना। आज हम लोगों ने इतिहास को पूरा पढ़ा है, ठीक है? कल की हमारी जो क्लास होगी, कल की जो हमारी क्लास होगी, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? भूगोल पढ़ रहे होंगे, ठीक है? कल की क्लास में हम लोग पूरा भूगोल पढ़ रहे होंगे। फटाफट से इसी प्रकार से जो भी आपका प्रीवियस ईयर्स है, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहाँ पर हम लोग, और ये जो आपको क्लास मिलेगी वो यूट्यूब के ऊपर दिख जाएगी शाम को 5 बजे। आप वहीं से जाके शाम को 5 बजे के बाद में नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, काम हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन बता दो फटाफट। चलो, चलिए बहुत बढ़िया। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल राजवंश के सबसे पहले राजा कौन थे? आप बताएंगे कि पाल वंश के सबसे पहले राजा कौन थे भैया? चलो, पाल वंश के सबसे पहले राजा कौन थे आपके? गोपाल थे, नंदलाल थे, धर्मपाल थे, या फिर देवपाल थे? इसका सही जवाब आप लोग करेंगे फटाफट से। आप सही जवाब करेंगे, बढ़िया तरीके से आंसर दीजिए। करो आंसर फटाफट से, एक दो आंसर है। तो बात करेंगे पाल राजवंश की, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में करी गई थी, किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। पहला शासक कौन था आपका? गोपाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक व्यक्ति इसमें हुए जिनका नाम क्या पड़ा? धर्मपाल। धर्मपाल की बात करेंगे तो ये क्या थे? पाल वंश के सबसे महान शासक। पाल वंश के सबसे महान शासक। पाल वंश के महान शासक, ठीक है। पाल वंश के सबसे महान शासक। इन्होंने क्या किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना।
तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपसे बार-बार पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में कि भैया इसकी स्थापना किसने करी थी बता दो, उनको पता नहीं है। एग्ज़ामिनर आपसे पूछने की कोशिश करते हैं, तो आपको बता के आ जाना है भैया धर्मपाल ने करी थी जो कि पाल वंश से संबंधित था। इसका आंसर फेंक के मारो अगर लिखने वाला है तो, अगर टिक करने वाला तो एक ही आंसर टिक करना भैया लिख मत देना ओमार के ऊपर यार। ठीक है, फिर बोलो आगे कि सर जी आप ही ने कहा था। चलो, आगे बढ़ें, बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तक्षशिला की करी थी कि विक्रमशिला? भाई 1 मिनट रुकना यार, तक्षशिला की स्थापना इसने नहीं करी थी, विक्रमशिला की स्थापना इसने तक्षशिला की नहीं विक्रमशिला की करी थी भाई। तक्षशिला तो आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है? विक्रमशिला इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। सॉरी भाई, मैंने तक्षशिला आपको बताया। विक्रमशिला, चलिए। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या फिर जयहोटी के नाम से जाना जाता था? जेजाग भुक्ति या फिर जयहोटी के नाम से जाना जाता था, इनमें से कौन-सा एक क्षेत्र है भैया? इनमें से कौन-सा एक क्षेत्र है जो जेजाग भोटी या फिर नाम से जाना जाता था? बताएँगे आप प्लीज़? इसका जवाब क्या होता है? चलो कर दो भैया। चलो, चंदेल की बात करेंगे हम। चंदेल से हमारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बनता है भैया इसकी स्थापना किसने करी थी? ये क्वेश्चन बनता है। चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी? ये संबंधित कहाँ से था? ये चीज़ें पूछी जाती हैं। चलो, अच्छा सबसे प्रसिद्ध निर्माण इसका कौन-सा था? इसका निर्माण जो था जो सबसे प्रसिद्ध है दोनों चीज़ बता दो। दोनों चीज़ बता दो। तो सबसे पहले भैया बात करेंगे निर्माण पर तो वो क्या है खजुराहो मंदिर। कौन-सा मंदिर? खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर जो था वो भैया चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। जो अगर बात करेंगे कि इसका संस्थापक कौन था बताओ? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है भाई, बताओ एक बार फटाफट से। भाई भैया हमें तो वो आइडिया नहीं है कि ये कितने का आया होगा, हम नहीं बता पाएँगे भाई। सॉरी इसके लिए मुझे नहीं पता है। आवाज़ नहीं आ रही है भाई। भाई जो खजुराहो मंदिर है, ठीक है? खजुराहो मंदिर की स्थापना चंदेल शासकों ने करवाई थी। तो भैया चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी? नंदा ने। याद रखना है। नन्नुक। चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी? नन्नुक ने करी थी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो एक बार, मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें, इतनी सभी चीज़ें क्लियर हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल है। मार्तंड मंदिर जम्मू एवं कश्मीर तथा कामाख्या मंदिर असम किस शैली में बने हुए हैं? जी भैया आपका मार्तंड मंदिर है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। भाई मैं बुंदेलखंड से हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने इसका आंसर बताया भी नहीं। तो जो जेजाग मुक्ति है ये कहाँ से संबंधित है? ये भी भैया बुंदेलखंड से ही संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड, ठीक है? ये अगला क्वेश्चन। मार्तंड मंदिर एवं कामाख्या मंदिर जो है ये किस शैली के ऊपर आधारित है? ठीक है? कामाख्या मंदिर जो है आपका और आपका मार्तंड मंदिर है ये किस शैली पर आधारित है? तो ये भैया आपकी नागर शैली के ऊपर है, ठीक है? इस पर नागर शैली पर आधारित है। ऑप्शन क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कर रहे होंगे। नागर शैली, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए, अच्छा अगर बात करेंगे आपको मार्तंड मंदिर की, तो ये भैया किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अगर ये बात पूछी जाती है तो ललितादित्य जो है आपका भूतपूर्व के द्वारा करी गई थी। ये किस वंश से संबंधित था? आपका कारकोट वंश से संबंधित है, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे। बृहदेश्वर मंदिर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं बताओ? बृहदेश्वर और मीनाक्षी जो है वो किस शैली के मंदिर हैं? चलो, बढ़िया बताओ आगे का सवाल जवाब पूरा। आपका बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर किस शैली से है? फटाफट से आप लोग बता देंगे, कोई सुनिए। बता दो 39 बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर किस शैली से संबंधित है? सभी लोग बताएँगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कल को इतिहास को मैं 2 पार्टों में कर दूँ या पूरा इतिहास आज एक दिन में पढ़ा दूँ बताओ? कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ, कल भी हमारी इतिहास की क्लास चलेगी, बढ़िया। कुछ क्वेश्चन्स आज की क्लास में, कुछ क्वेश्चन्स कल की क्लास में। चलो, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है?
ब्रह्मेश्वर मंदिर की बात करेंगे, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताओगे? बताओ ब्रह्मेश्वर मंदिर आपका जो स्थित है भैया, ये कहाँ पर? तंजावुर में स्थित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर की बात करूँ तो ये कहाँ पर है आपका? तंजावुर। तंजावुर आपका कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताओ कोई फटाफट से। देवी मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भैया आपका मदुरै के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर? मदुरै के अंदर। नोट कर लेना, ये चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मदुरै। ठीक है, कि किस शैली पर है, तो ये भैया दोनों के दोनों द्रविड़ शैली के ऊपर आधारित है। दोनों मंदिर किस पर? द्रविड़ शैली के ऊपर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मस्त। अगला क्वेश्चन। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? उड़ीसा के अंदर भैया आपका सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है, तो किस वंश के द्वारा करवाया गया है, बताइए। उड़ीसा के अंदर जो आपका सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण जो है किस वंश के द्वारा करवाया गया है? बता दो। सही, चलिए बहुत बढ़िया। बता दो इसका सही जवाब क्या है? सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा चलो करवाया गया है? चोल वंश के द्वारा, पाल्लव के द्वारा, कदम्ब के द्वारा या फिर गंगा राजवंश के द्वारा? सभी लोग बताओ इसका सही क्या हो जाएगा? किसके द्वारा करवाया गया है? अच्छा, निर्माण किसने करवाया था, शासक की बात कर लेते हैं। शासक की बात कर लेते हैं, क्या बताओगे? नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम। कौन भैया? नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और नरसिंह देव प्रथम किससे संबंधित है? वो भैया गंग राजवंश से। आपके गंग राजवंश से संबंधित नरसिंह देव प्रथम। आपको नोट करना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉल, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, डी फॉर धरुवा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बता दो। अच्छा, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं। इसको तो यूनेस्को में कब शामिल किया? क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो हमसे छूटना नहीं चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग स्टैटिक जीके भी पढ़ेंगे। यूनेस्को जो है, यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था? ये बात अगर आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको बताना है भैया 1984। ठीक है, कब? 1984 में इसको यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन। सिमुक मरणोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो भैया आपका सिमुक था किस राजवंश से संबंधित था, बता दो। सिमुक किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या? नहीं, नहीं। चलो बता दो फटाफट। फटाफट से बता दो, जो सिमुक है इसका संबंध किस वंश से था? सभी लोग बता दो, किस वंश का संस्थापक था आपका? सभी लोग बताएंगे। चलो, अच्छा कुषाण की बात कर लें क्या? कण्व की बात कर लें क्या? पार्थियन की बात कर लें क्या? सातवाहन की बात कर लें? सभी लोग, सभी की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुषाण वंश की। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? वो कौन था? भैया कुजुल कडफिसेस। ठीक है, नोट करना, कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस। ठीक है, चलो। कण्व वंश की अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो कण्व वंश की अगर बात करेंगे, क्या बताओगे? वासुदेव। ठीक है, कण्व वंश की अगर बात कर रहे होंगे तो क्या आप सभी का सही जवाब होगा? वो हो जाएगा वासुदेव। ठीक है, पार्थियन की अगर बात करेंगे, पार्थियन की बात करेंगे तो क्या बताओगे? अरसेस। ठीक है, पार्थियन की बात करेंगे तो क्या बताओगे? अरसेस। 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 अगर सातवाहन की बात करेंगे तो सातवाहन को आप क्या बताओगे? भैया सिमुक बता रहे होंगे। तो सिमुक जो है वो किस राजवंश का संस्थापक है? वो भी आपके सातवाहन का संस्थापक है। आपको चारों के चारों संस्थापक पता होने चाहिए। अगर हम लोग चारों के चारों ऑप्शंस एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, तो आपकी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बनती हैं। अगर हम लोग 40 क्वेश्चन किए हैं, 40 चक्कू कितना हो जाता है, आप कर सकते हो। ठीक है? 160 क्वेश्चन हमारा हो जाता है। ठीक है? और उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते भी आए हैं, जहाँ पर हमको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, वहाँ पर हम लोग आपको बता भी रहे हैं। ठीक है? चलिए, आपको बता दें कि आपकी जो है रीजनिंग की क्लास वो भी फटाफट से मिल जाएगी। आज शाम को आपका सिलेबस डिस्कस किया जाएगा सेवक सर के द्वारा। शाम को आएगी आपकी क्लास 5:30। अभिषेक पांडे, तुम दिव्यांशी का साथ छोड़ दो भैया। ठीक, उसके बाद में देख लेना, पहले अपनी नौकरी ले लो तुम।
बताओ यार सही सवाल। क्या पूछ रहा है? राजा कनिष्क किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? जो कनिष्क थे वो किस वंश से संबंधित थे बताओगे? राजा कनिष्क जो था वो किस वंश से संबंधित था? फटाफट से बता दो। राजा कनिष्क किस वंश से संबंध रखता है? हमने अभी आप लोगों को बताया था हमने अभी आप लोगों को बताया था कि राजा कनिष्क जो था वो किस वंश से संबंधित था। जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था? हमने क्या बोला था कि जो कनिष्क है भैया वो किस वंश से संबंधित है? वो आपके कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से? कुषाण वंश से संबंधित है। कोई इशू? चलो वेरी गुड। चलो ठीक है। चलो फटाफट से आगे क्वेश्चन यहाँ पर। चलो बताओ। क्या पूछ रहा है? मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। जो मथुरा कला विद्यालय है तो किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर बताएंगे? फटाफट से बता दो आप। चलो फटाफट। आपको मौर्य काल है, कुषाण काल है, मुगल काल है, सल्तनत काल है, सभी लोग बताएंगे। इसमें दो काल आपके होते हैं, एक तो कुषाण काल है और यहाँ पर कर लेना कुषाण काल और आपका गुप्त काल। ठीक है? कुषाण काल और आपका गुप्त काल, ये दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी मिलता है आप करके आता ना फटाफट। मैंने यहाँ पर खाली कुषाण दिया है, वहाँ पर केवल गुप्त दे देगा तो आपको दिक्कत में पड़ जाओगे। कुषाण और गुप्त काल दोनों याद रखना है। जो विद्यालय है ये अपने चरम पर था कौन सा? मथुरा कला विद्यालय। ठीक है भैया? चलो चलिए थैंक यू दिव्यांशी। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से। चलें? ये बता दो क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान में एक बृहद केंद्र की स्थापना करी थी। जो राजा हर्षवर्धन है उन्होंने किस स्थान पर भद्र विहार नामक जो एक ज्ञान ज्ञान का केंद्र है उसकी स्थापना करी थी? राजा हर्षवर्धन ने बता दो इसका कहाँ पर करी थी? चलो, चलो फटाफट से बता दो। कहाँ पर करी थी इन्होंने स्थापना? किस स्थान पर करी थी? ऑप्शन सी आ रहा बहुत बढ़िया। वहाँ पर इन्होंने करी थी भद्र विहार की स्थापना कन्नौज के ऊपर। ठीक है? चलो वेरी गुड। ये किस राजा को पराजित करने के बाद जो गौड़ राज्य है उस पर सॉरी जो आपका कन्नौज जो था, कन्नौज के ऊपर जो इनका अधिकार होता है वो किस राजा को हराने के बाद होता है? तो क्या बताओगे? गौड़ नरेश जो कि आपकी गौड़ वंश के शासक थे, कौन से? सतवाहन। ठीक है? उनको हराने के बाद ये कन्नौज पर अपना शासन करते हैं और उसी के बाद ये क्या करते हैं? इसको राजधानी बना देते हैं। ठीक है? चलिए आगे बात करो। मृच्छकटिकम या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखा? अच्छा मृच्छकटिकम जो आपकी पुस्तक है इसका लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 45 बताओ। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप सभी को बता देना इसका सही जवाब फटाफट से। मजा आ जाएगा बता दो भाई। चलो तो सबसे पहले बात करेंगे जो मृच्छकटिकम है। तो भैया जो मृच्छकटिकम है ये है क्या? ये है क्या? तो ये एक भैया संस्कृत का नाटक है। ये क्या है? संस्कृत का नाटक। ये क्या है? संस्कृत का नाटक है। और अगर बात करते हैं कि जो मृच्छकटिकम है इसके लेखक की अब बात की जाती है, इसका लेखक आपसे पूछा गया है तो लेखक आपको मिलेगा कहाँ पर? शूद्रक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा ये लिखा गया नाटक है? ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया नाटक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी फॉर दरोगा जी बिल्कुल सही जवाब है। कुमार संभवम ये भैया बता दो किसकी कृति है? कुमार संभवम के लेखक कौन है? यहाँ पर कुछ हम लोग प्राचीन भारत से पुस्तकें कर रहे होंगे। कुमार संभवम के लेखक कौन है भैया? फटाफट से बता दो। जो आपके प्राचीन भारत से जो पुस्तकें हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से बता दो कुमार संभवम के लेखक कौन है? फटाफट। चलो, तो कौन बता रहे हो आप लोगों का आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है महाकवि कालिदास। चलिए बहुत बढ़िया। सी वाला वाला बिल्कुल गलत है। महादेवी वर्मा नहीं होगा आपका गलत है। ये सोनू ठीक है। हर्ष चलिए शुभम का सी है गलत है बिल्कुल। दिव्यांश का बिल्कुल सही जवाब है। कुमार संभवम किसके द्वारा? कालिदास जी के द्वारा लिखी। अच्छा कोई इनकी अन्य पुस्तक आपको पता है? कोई अन्य पुस्तक आपको पता है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है? पता है क्या? एक कौन-सी इनकी एक जो पुस्तक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मेघदूत पूछी जाती है, दूसरी राजवंश पूछी जाती है। एक कौन-सी लिख देना मेघदूत, मेघदूतम लिख सकते हो, ठीक है? एक लिख देना राजवंशम।
ठीक, ये 2 पुस्तक आप लोग और नोट कर लेना, क्योंकि ये दोनों कालिदास से संबंधित हैं, दोनों आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है भैया? चलो, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। मोगाओ गुफाएँ, जिन्हें हज़ारों बुद्ध की गुफाएँ भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश मोगाओ गुफाएँ, जिन्हें हज़ारों बुद्ध की गुफाएँ भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बता दो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट से आप सभी बता दो। चलो, चलो भैया, तो ये कहाँ पर स्थित है? मेघदूतम चलिए बहुत बढ़िया जी। तो ये अगर बात करेंगे ये जो गुफ़ाएँ हैं ये कहाँ पर स्थित है? जी भैया आपके चीन के अंदर स्थित है, बाकी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन वाली बात नहीं है, ठीक है? बताओ पारसियों का भारत में प्रथम संपर्क इस्लामिक आक्रमणों के कारण ईरान से भागकर आने के क्रम में लगभग किस सदी में पारसियों का भारत में प्रथम संपर्क इस्लामिक आक्रमण के कारण ईरान से भागकर आने वाले क्रम में लगभग किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था भैया पारसी भारत के अंदर आए वो किस सदी में आए? ये चीज़ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ये चीज़ आपसे पूछवाना चाह रहा है। ठीक है? बता दो फटाफट से इसका सही जवाब क्या होने वाला है? चलो बता देते हैं। चलो, तो ये चीज़ें कब हुई? तो ये जो घटना घटित होती है, ये कब घटित होती है? 8वीं से 10वीं ईसा पूर्व में, ठीक है? 8वीं से 10वीं ईसा पूर्व के बीच में ये घटनाएँ क्या होती हैं? घटित होती हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे। अब पारसियों के पवित्र ग्रंथ में 17 पवित्र गीत पवित्र मंत्र हैं, ठीक है? उस ग्रंथ का नाम क्या है? सीधी-सीधी बात समझो कि जो पारसियों का पवित्र ग्रंथ है वो कौन-सा है? बाकी फर्जी चीज़ें हमसे नहीं मतलब है, क्योंकि हमको यहाँ पर पेपर निकालना है ना कि कुछ ठीक है? अच्छा एक चीज़ बात करेंगे, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है? आप क्या पूछना चाहते हैं? पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? ये बात पूछनी चाहती है, भाई बड़ी इम्पोर्टेंट है। पारसी धर्म के संस पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं, इनका नाम बता दो। पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं, इनका नाम बता दो और इनकी जो पवित्र ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? क्या बताओगे? जिंदा अवेस्ता है क्या? इनकी जो पवित्र पुस्तक है, जो इनका पवित्र ग्रंथ है, वो क्या है? जिंदा अविंदा है क्या? ऑप्शन क्या है? आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लेकिन आप बताएँगे कि भैया इस जो धर्म है, इसके 1 मिनट है। ये जो धर्म है पारसी धर्म, ये जो आपका पारसी धर्म है, इसके भैया जो संस्थापक थे, वो कौन थे नाम बताना है आपने। पारसी धर्म के संस्थापक का नाम बताना है, क्या बताओगे? क्या बताओगे? ज़रथुस्त्र, ठीक है? ज़रथुस्त्र आपको बता देना ये नाम, ठीक है? नोट कर लेना, आपको पता होना चाहिए भैया पारसी धर्म के संस्थापक, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन्स बताओ। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है भैया? मध्यकालीन भारत के ठीक है? बता दो। बता दो भैया किसको माना जाता है? दिल्ली सल जो है आपका दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है या दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? आंसर आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ठीक है। ऑप्शन क्या आ रहा है भैया? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे ये था कौन? अगर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की तो ये क्या था भैया मोहम्मद गौरी का गुलाम। कौन? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है? मोहम्मद गौरी का गुलाम मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है? फिर क्या करता है ये 1206 में क्या करता है ये गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है? गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है, कहाँ पर करता है? गुलाम वंश की स्थापना कहाँ पर करता है? दिल्ली के ऊपर, ठीक है? दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत पर क्या करता है भैया गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है भाई? कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर यहाँ पर बात आपसे पूछी जाती है कि भैया इसने शासन कब से कब तक किया था? ये बात पूछी जाएगी। तो इसने शासन कब से कब तक किया था? तो इसने 1206 से 1210 तक सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 साल जो है ये क्या कर रहा था अपना दिल्ली सल्तनत के ऊपर अपना शासन किया। फिर इसने क्या किया 1210 में पोलो खेलते समय इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
कोई दिक्कत है? अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो हमको। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, चलो, कोई दिक्कत? 1206 से 1210 बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो फटाफट से। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अगर पहले सुल्तान की हम लोग बात करेंगे, दिल्ली का पहला सुल्तान अभी हमने बात करी यहाँ पर, क्या बात करी कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फटाफट से आप बताइए। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, फटाफट से कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत? दिल्ली का जो पहला सुल्तान था, वो कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हमने चीज़ें आपको बताई, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति का मोहम्मद या फिर यहाँ पर गुलाम ये फोटो, ठीक है? क्या पूछ रहा है? गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? अभी हमने आप सभी को बताया कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करी थी गुलाम वंश की स्थापना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी किस वंश की स्थापना? गुलाम वंश की स्थापना। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। अब क्या है कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किस वंश का संस्थापक था? एक क्वेश्चन से किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने घुमा-घुमा के क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पता होगा। बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? अच्छा, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये बात पूछी जाती है। गुलाम वंश का संस्थापक आपका तुगलक और आपका खिलजी। एक और यहाँ पर वंश हुआ था, आपको नोट कर लेना है ऑप्शन नंबर ई, कौन-सा था वो भैया आपका एक वंश था जिसका नाम क्या था? सैयद वंश। ठीक है? ये 5 राजवंश हुए दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इनको हम लोग याद कैसे करते हैं? अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत के जो राजवंश हैं, ठीक है? अगर हम लोगों को याद करना है क्या दिल्ली के राजवंश कैसे याद करेंगे भाई? दिल्ली के जो राजवंश हुए, इनको हम भूल जा रहे हैं, ठीक है? मान लो है तो बड़ी सरल चीज़, अगर भूल जाएँगे तो इसमें एक ट्रिक लगा देना है आपको, कौन-सा? क्या लगा देना है? भैया गुलाब खिले तब साँस लो, ठीक? गुलाब खिले तो साँस लो, ठीक है? गुलाब खिले तो क्या करना है? साँस लेना है, अगर गुलाब नहीं खिलेगा तो साँस नहीं लेना है, नहीं लेना है भाई, ये ट्रिक है, ठीक है? गुलाब से आपका क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, ठीक है? ये क्या हो गया? गुलाम वंश, खी से आपका खिलजी वंश हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा आपका खिलजी वंश, तो से आपका कौन-सा हो जाएगा? तुगलक वंश, तुगलक वंश हो जाएगा। सा से आपका कौन-सा हो जाएगा भैया जो अभी मैंने लास्ट में बताया आपको? सैयद वंश, और लू से आपका कौन-सा हो जाएगा आपका? लोधी वंश हो जाएगा। तो ये आपको राजवंश याद कर लेना है इस ट्रिक के माध्यम से, अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं, ठीक है? ये ट्रिक आप सभी को लिख लेना है। गुलाम वंश, तुगलक वंश, चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको याद है बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। अगर हम आपसे पूछें कि भैया आपको बता दो कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था, तो आप तो बता रहे होंगे कि भई ये तो गुलाम वंश का संस्थापक था। आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये लोधी वंश का संस्थापक, बताओ? अगर यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया ये लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बताओगे क्या? लोधी वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाता है, बताओगे क्या? आपसे पूछा जाता है कि भैया लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताओगे क्या? बताओ। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। 1 मिनट। कौन था? बहलोल लोधी, ठीक है? अगर पूछा जाता है तुगलक तो क्या बताओगे? अगर तुगलक वंश की बात की जाती है तो क्या बताना है आपको? गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो इसके, ठीक है? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो आपको गुलाम वंश का तो पता है। खिलजी वंश का कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? सैयद वंश का कौन था? तो आपको था खिज्र खां, ठीक है? खिज्र, तो सभी चीज़ें समझ में आ गई आपके जितने भी वंश हुए हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर सभी की आपके में संस्थापक पता चल गया क्या? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब उद, ठीक है? दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो, तो
तो ये 5 के पाँचों आप सभी को याद करने में किसी दिन पूछ सकता हूँ, आपको पढ़ाते टाइम आपको बताना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी चीज़ें क्लियर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्कान-ए-चहलगानी सुल्तान-ए-चहलगानी की स्थापना किसने करी थी? जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है भाई वही लेके आए हैं। हमको ये नहीं कि मैं ये चीज़ पूरी कंप्लीट करूँ। वो चीज़ मैं बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ाता हूँ। तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना किसने करी थी? बताओ ना फटाफट से बता दो। तो किसने करा था भैया? तो जो तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना करी, उसका नाम क्या है? बताओगे? नाम बताओगे? चलो, नाम बताओगे क्या भैया, नाम क्या था? ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका, गयासुद्दीन बलबन गलत है भाई। गयासुद्दीन बलबन गलत है। कौन-सा हो जाएगा आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल। अच्छा, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है, नोट करना। इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि ये भैया जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था? मोहम्मद का गुलाम था। तो ये जो हुआ गुलाम का गुलाम हुआ कि नहीं हुआ? भाई आपको याद रखना गुलाम का गुलाम। चलिए बहुत बढ़िया। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? आपके इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने शासन कब से किया था? 1211 से 1236 में किया था। ठीक है? अगर यहाँ पर एक बात पूछ ली जाती है कि भाई इसने शासन कब से कब तक किया? शासन कब से कब तक किया? तो 1236 से 1236 सॉरी 1211 से 1236 ईस्वी तक इसने, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इसे ही माना जाता है क्या? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका। किसको माना जाता है ये चीज़ें? ये आपके इल्तुतमिश को मानी जाती हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें समझ में आई इल्तुतमिश के बारे में आपको क्या कोई और चीज़ बतानी है भैया? क्या कोई और चीज़ बतानी है इसके बारे में, जो आपको पता नहीं है भाई, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है? अब वो चीज़ बतानी है कि एक काम इसने किया था भैया, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, ठीक है? ये नोट करना है आप सबको। इसने कौन-सा काम किया कि इसने भैया शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, नोट करना है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी क्या चलाए थे? सिक्के चलाए, ठीक है? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे किसने? आपके इल्तुतमिश ने। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई हैं भाई जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं चीज़ों पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ फोकस करते हैं, ठीक है? चलो, आगे की अगर बात करेंगे हम लोग तुर्कान-ए-चहलगानी। तुर्कान-ए-चहलगानी की अगर बात करेंगे तो ये क्या था भैया? तुर्कान-ए-चहलगानी था तो ये भैया 40 गुलामों का जो था वो क्या था? समूह। ये तुर्कान-ए-चहलगानी क्या था? ये था आपका 40 गुलामों का 40 गुलामों का समूह समूह था, नोट कर लेना है। 40 गुलामों का समूह जिसे जिसे क्या कहा जाता है? तुर्कान ये चहलगानी के नाम से जाना जाता है, ये पूछ भी सकता है आपको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? ये बात बताओ चलो। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? क्या आपका दामाद था उनका? क्या पुत्र था या फिर बहनोई था या फिर आप इनका कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनका भाई था। तो भाई तो था नहीं भई, तो कौन था? कि जो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। ठीक है? क्या था भैया? दामाद था, याद कर लेना आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका इल्तुतमिश से क्या संबंध था? ससुर का था। अगर इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा जाता तो दामाद का संबंध आप लोग बताएँगे। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। चलें, अच्छा एक काम नोट करना जो इल्तुतमिश ने किया था, वो क्या किया था? इल्तुतमिश ने क्या किया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? ये बात मैं बताना भूल गया। इसने राजधानी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी लाहौर, ठीक है? तो इल्तुतमिश जब आता है तो ये क्या करता है? लाहौर से जब इल्तुतमिश आता है तो ये क्या करता है भैया? राजधानी क्या करता है? आप बताओगे क्या? राजधानी जो थी, वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर देता है, ठीक है? लाहौर से दिल्ली लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित, ठीक है? लाहौर से किसको बनाता है? दिल्ली को बना देता है, लाहौर से हटाकर दिल्ली को अपनी राजधानी बना देता है, ठीक है? चीज़ें क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब फटाफट। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रहेला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? इब्न बतूता। अब बात करते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? रहेला। ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिला। इब्न बतूता जो है इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहेला। ये जो रहेला पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है आप बताएँगे क्या? किस भाषा में लिखी गई है बताएँगे क्या? तो जो रहेला पुस्तक लिखी गई है ये आप अरबी भाषा। ठीक है। अब बात करेंगे इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए। जो इब्न बतूता ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को का यात्री कौन था? मोरक्को का यात्री था। किसके शासन काल में आया? जिस समय ये भारत आया था, उस समय भारत के अंदर शासक किसका शासन जो था, वो किस व्यक्ति का था? जिस समय भारत आता है, उस समय किस व्यक्ति का शासन चल रहा था अपने भारत देश के अंदर? तो क्या बताना है? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है? किसका शासन चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। ठीक है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में क्या करता है, ये भारत आता है और भारत के इसलिए आता है अपनी यात्रा करने के लिए आता है। ठीक है भैया? फिर क्या करते हैं भैया, जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये क्या करते हैं भाई बताओ? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो भैया ये इनके शासन काल में आया था, ये क्या बनाते हैं, ये भैया इसको काज़ी बना देते हैं। अपना क्या करते हैं, अपना काज़ी नियुक्त करते हैं या अपना न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं जो इब्न बतूता है इसको क्या बनाते हैं, अपना काज़ी बना लेते हैं, ठीक है? अपना काज़ी, काज़ी बोल सकते हो या न्यायाधीश बोल सकते हो, या बोल सकते हो क्या? न्यायाधीश बनाते हैं, ठीक है? ठीक, चलो, इतनी चीज़ समझ में आ गई कि भैया काज़ी किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसके शासन काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक काल में, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? अभी हमने आपको बताया था कि भैया तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, ये बात पूछी गई है। बता दो भैया, किस वंश ने शासन किया था तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पे? फटाफट से सभी लोग बता सन्नी जाट, सुधर जाओ तुम भाई। पहली बार क्लास में आए हो, फिर वहाँ पर इंस्टाग्राम पूछने लग रहे हो तुम, हैं? तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? खिलजी वंश ने, लोधी वंश ने, सय्यद वंश ने, मामलूक वंश ने। तो मामलूक वंश को क्या कहा जाता है? इसे ही गुलाम वंश कहा जाता है भाई। इसे ही क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। ये तो सबसे पहला था, ये तो खत्म है, ठीक है? लोधी तो सबसे अंतिम था, ये भी खत्म है, ठीक है? अब क्या पूछ रहा है कि भैया तुगलक वंश के बाद एक ट्रिक हमने बताई थी, अभी सोच लो अगर नहीं याद आ रहा है तो, गुलाब खिले तो साँस लो, ठीक है? क्या बता दूँ? गुलाब खिले तो साँस लो, ठीक है? गुलाब खिले तो साँस लो। अभी हमने आपको बताया, अभी बताया था कि भैया गुलाब से गुलाम से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, खिले से आपका हो जाएगा खिलजी वंश, ठीक है? क्या हो जाएगा? खिलजी वंश, टू से आपका हो जाएगा तुगलक, साँस से क्या हो जाएगा? आपका सैयद हो जाएगा, लू से आपका लोधी हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शंस आपने काट दिए थे। 2 आपने काट दिए थे, आपका बचा था खिलजी वंश, इसको भी खत्म कर दो क्योंकि ये दूसरा था और गुलाम वंश से तुगलक वंश से तुरंत पहले, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर सैयद वंश बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी फॉर सैयद वंश बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से आप लोग बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 58 नंबर की। दिल्ली सल्तनत के तहत कौन-सा राजवंश भारत में पहला अफ़गान पश्तून राजवंश था? दिल्ली सल्तनत के तहत कौन-सा राजवंश भारत में पहला अफ़गान पश्तून राजवंश था, जो अफ़गान से संबंधित था? पहला राजवंश कौन-सा था? बताएँगे क्या आप सभी? चलो बता दो। तो भैया वो जो राजवंश था, तो कौन-सा था? मामलूक तो था नहीं आपका, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लोधी वंश। ठीक है? लोधी वंश का शासन कब से कब तक चलता है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। लोधी वंश का जो शासन चलता है भारत में कब से कब तक चलता है? तो आप सभी को सही जवाब बोलना है कि 1451 से 1526 तक, मतलब कि जब तक आपका मुगल साम्राज्य नहीं आ जाता। ठीक है? कब से? 1451 से 1526 तक, ठीक है? 1451 से 1526 तक क्या चलता है? भारत के अंदर शासन चलता है। किसका शासन चलता है भैया? दिल्ली सल्तनत के ऊपर आपके लोधी का। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। इसकी स्थापना किसने करी थी?
इसकी स्थापना किसने करी थी? आपके बहलोल लोदी ने करी थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है? अब इसी वंश का एक शासन होता है, कौन होता है? जो कि आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए वो कौन था? आपका सिकंदर लोदी जिसने क्या करा था? आगरा शहर बसाया, ठीक है? इसी वंश का एक शासक होता है कौन? इसी वंश से संबंधित एक शासक था, इस शासक का नाम क्या है? एक शासक हुआ कौन-सा आप बताओ? एक शासक हुआ था जिसका नाम क्या था? आपका सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बसाया, ठीक है? एक शासक होते हैं कौन? सिकंदर। एक होता है सिकंदर लोदी आपका। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आगरा शहर क्या किया? आगरा शहर बसाया। आगरा शहर कब बसाया गया ये बात पूछी जा सकती है। आगरा शहर की स्थापना कब की गई? ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो आप बताएँगे क्या भैया आगरा शहर की स्थापना कब करी गई? तो बता देना 1504 में। ठीक है? कब की गई? 1504 ईस्वी में करी गई थी। कब? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करी गई थी मोहम्मद सिकंदर लोदी के द्वारा। चलो, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया है। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया 1504 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई? इतनी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अभी हमने आप सभी को बताया क्वेश्चन दिया गया, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1504 में। किसने किया था भैया? सिकंदर लोदी। नोट कर लेना है यहाँ पर। किसने? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। क्लियर? चलो, सर्च नहीं करना है हमको कुछ। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी बता दें? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? नरसिंह साहूलूर के द्वारा, कृष्णदेवराय के द्वारा, आपके देवराय प्रथम के द्वारा या फिर हरिहर और मुक्ता के द्वारा? फटाफट ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, मतलब रटा हुआ क्वेश्चन है यार, रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? अगर बात करेंगे कि भैया इसकी राजधानी क्या थी, कौन बताएगा? राजधानी कौन-सी थी तो क्या बताओगे? हम्पी। राजधानी कौन-सी थी? हम्पी, ठीक है। स्थापना किसने करी थी? हरिहर और मुक्का ने करी थी। हरिहर और मुक्का नाम के 2 भाई थे, इन्होंने स्थापना कब करी? 1336 ईस्वी में, ठीक है। चीज़ें क्लियर है? चलिए, जहाँ पर चीज़ें जो बताने वाली हैं वहीं पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो भई ये जो हमारा प्राचीन में जो आपको बात करते हैं कि इतिहास, अगर हमने बात की भारत का इतिहास